नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम तंजीम आलम है और मेरे प्रतिष्ठान का नाम भूमि एग्रो सॉल्यूशन है जो चंद्रिया मोतिहारी में अवस्थित है। किसान भाइयों, हमने तय किया है कि हम समय समय पे अलग अलग फसलों, अलग अलग बीमारियों, अलग अलग कीटों, अलग अलग खरपतवार नाशियों के बारे में एक छोटा सा वीडियो डालते रहेंगे, जिसमें आपको उन फसलों के बारे में, उन बीमारियों के बारे में, उन खरपतवार नाशी के बारे में और उन कीटों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, आज हमने जो फसल लिया है वो है मूंग। मूंग एक दलहनी फसल है जिसको इंग्लिश में ग्रीन ग्राम भी बोलते हैं और ये सबसे अच्छा दलहनी फसल में माना जाता है, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, फाइबर की मात्रा होती है और लोहे या आयरन की मात्रा होती है। किसान भाइयों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूंग की खेती में के लिए सही क्लाइमेट, जो सही तापमान क्या होना चाहिए, सही समय क्या होना चाहिए, कितना सीड रेट होना चाहिए, बीज की मात्रा कितनी रहनी चाहिए हमें प्रति एकड़, खाद कितना रहना चाहिए और खरपतवार नाशी कौन कौन से डाले जा सकते हैं उसमें, साथ में उसमें कौन कौन से कीड़े लगते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और यील्ड कितना होगा, कितनी सिंचाई होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूंग जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन दलहन फसल माना जाता है, जो कि सुपाच्य भी होता है और जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, फाइबर की मात्रा होती है, रेशों की मात्रा और साथ में लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा भी होती है। जहाँ तक खेती की बात है तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त टेम्परेचर जो माना जाता है उसमें 25 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर सबसे उपयुक्त माना जाता है, जहाँ पे वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा हो, वो जगह बहुत सबसे अच्छी मानी जाती है। बुआई के समय में जो सबसे उपयुक्त टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो वो सबसे उपयुक्त माना जाता है, और कटाई के समय का जो टेम्परेचर होता है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। जहाँ तक मिट्टी की बात है तो ये बहुत तरह की मिट्टियों में उपजा सकते हैं, हर तरह की मिट्टी उपजा सकते हैं, दोमट में, काली मिट्टी में, इन सब तरह की मिट्टियों में उपजा सकते हैं। इवन हल्की बलवट मिट्टी हो वहाँ भी उपजा सकते हैं। बस ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो क्षारीय मिट्टी होता है, जहाँ पे अधिक क्षार की मात्रा, नमक की मात्रा अधिक है, वहाँ पे इसका उपज नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत खराब हो जाता है। या फिर वाटर लॉक्ड एरिया, जो चवर का जो एरिया होता है जहाँ पानी जमा रहता है, वैसे भूमि पे इसका उत्पादन करना अच्छा नहीं माना जाता है या नहीं हो पाएगा बेसिकली। जहाँ तक इसकी बात होती है कब से कब इसका सोइंग किया जाता है, इसकी बुआई कब से कब करनी चाहिए, तो बेसिकली मूंग दो समय में हम लोग मूंग की खेती कर सकते हैं। एक है गर्मी के सीजन में, दूसरा है खरीफ के सीजन में। गर्मी सीजन का मतलब होता है मार्च से अप्रैल महीने में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। खरीफ सीजन का मतलब होता है जुलाई में। जुलाई मतलब 1 से 15 जुलाई के बीच में जो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है खरीफ के लिए। और गर्मी के सीजन के लिए मार्च से अप्रैल का जो महीना होता है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय में जो तापमान होता है वो इसके अनुकूल होता है, साथ ही में जो कंडीशन होता है जो वो सब इनके अनुकूल होता है। तो ये तो हो गई बुआई की बात। अब बात करते हैं इसके बीज से बीज की दूरी, बीज के एक बीज से दूसरे बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग की बात जहाँ तक करते हैं तो स्पेसिंग में अगर हम लोग खरीफ सीजन की बात करें तो एक लाइन से दूसरे लाइन की जो दूरी होनी चाहिए वो 30 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। मतलब 25 से 35 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं, एवरेज 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। अगर हम गर्मी सीजन की बात करें, जो अभी के सीजन में जो लगा सकते हैं, मार्च और अप्रैल में जो लगाते हैं, उसमें जो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी होनी चाहिए वो लगभग 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी अराउंड 7 सेंटीमीटर, मतलब 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए।
ये हो गई पौधे से पौधे के बीच में दूरी और लाइन से लाइन के बीच की दूरी। जहाँ तक सीड रेट की बात करते हैं, कितना बीज लेना चाहिए प्रति एकड़, तो अगर खरीफ सीजन में हम इसकी बुआई कर रहे हैं, मतलब जुलाई महीने में हम बुआई कर रहे हैं, तो इसका जो सीड रेट होता है वो 8 से 9 किलो प्रति एकड़ होता है। मतलब अगर हमारे अपने यहाँ की बात करें तो अराउंड 15 कट्टे का 1 एकड़ होता है, तो 750 ग्राम के आसपास जो होता है ये इसका एवरेज सीड रेट होता है। 700 से मतलब 650 से 750 ग्राम के आसपास में जाएगा। अगर अभी के सीजन की बात करें, मार्च और अप्रैल के महीने की बात करें, तो इसका जो सीड रेट होता है वो 12 से 15 किलो प्रति एकड़ होता है। मतलब लगभग 800 से 900 ग्राम या 1000 ग्राम के आसपास प्रति कट्ठा हम लोग इसको बीज लेना चाहिए हमें, जो सही बीज का तरीका है। उसके बाद से अगर हम सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार की बात करें, सीड ट्रीटमेंट की बात करें, तो आप इसको अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप कैप्टन में ट्रीट कर सकते हैं। 3 ग्राम कैप्टन या 3 ग्राम थीरम को 1 किलो प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ दें उसको, तो ये ट्रीटमेंट सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं खाद की। तो इसमें जो खाद बहुत अधिक नहीं लगता है दलहन फसल में, आप भी जानते होंगे। तो इसमें जो यूजुअली खाद का जो रिक्वायरमेंट होता है वो प्रति एकड़ 12 किलो यूरिया और 100 किलो सुपर। 100 किलो सुपर का मतलब होता है, मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ कि 5 की जो नाइट्रोजन चाहिए इनको प्रति एकड़ और 16 किलो फॉस्फोरस चाहिए। तो आप यूरिया और सुपर ले सकते हैं या फिर मात्र डीएपी ले सकते हैं। तो डीएपी में आपको मात्रा देखनी पड़ेगी, क्योंकि 100 किलो डीएपी में 46 किलो आपको लगभग ये होता है फॉस्फोरस होता है। इसको फॉस्फोरस 16 किलो चाहिए। मतलब आप 40 केजी के आसपास अगर डीएपी लेते हैं तो वो उपयुक्त रहेगा। आपको पोटाश इसमें नहीं चाहिए होता है, पोटाश की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ तक खरपतवार नाशी की बात करते हैं, तो जिस दिन हम बुआई कर रहे हैं उस दिन 2 तरह के खरपतवार नाशी का हम यूज कर सकते हैं। एक तो है हमारा फ्लूक्लोरानाइड होता है, एक वो 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम कर सकते हैं, या फिर ट्राइफ्लूरामाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ट्राइफ्लूरानिल का 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। या बुआई के 2 दिन के भीतर में हम पेंडामेथिलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पेंडामेथिलीन प्रति एकड़ 100 से 200 लीटर पानी के साथ में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हम खरपतवार से हम बचे रहेंगे। जहाँ तक सिंचाई की बात करते हैं, तो खरीफ सीजन में ज़्यादा इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बरसात हो रहा होता है, तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर गर्मी सीजन हम लगा रहे हैं तो शुरुआत के 55 दिन हमें 2 से 5 बार सिंचाई करनी चाहिए। 2 नहीं, मतलब 3 से 5 बार सिंचाई करनी चाहिए। कम से कम 3 बार सिंचाई करनी चाहिए, वो भी 55 दिनों के भीतर ही। मतलब आपने बुआई की, उसके 10 से 12 दिन में आपने पहली सिंचाई की, 20 से 30 दिन के बीच में दूसरी सिंचाई, और 40 से 45 दिन या 50 दिन या 55 दिन पे आप तीसरी सिंचाई करेंगे। तो ये सिंचाई अगर हम करते हैं, उस 55 दिन के बाद से फिर उसको आवश्यकता नहीं होती है पानी की ज़्यादा। और वैसे भी एरिड क्रॉप है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके बाद से वैसे ही बरसात चालू हो जाता है तो पानी की आवश्यकता नहीं हो पाती है। इसके बाद करते हैं, अगर बीमारियों की बात करें तो इसमें कुछ कीट जो लगते हैं उनका क्या उपचार होना चाहिए। तो पहला तो कीट इसमें देखा जाता है जो सकिंग पेस्ट होता है, जो भी रस चूसक जो कीट होते हैं, लाइक व्हाइट फ्लाई, जेसिड्स, एफिड्स, थ्रिप्स। तो इन सब के लिए बहुत तरह की दवाएं हैं मार्केट में। थायमिथॉक्सम है 25% में, वो आप डाल सकते हैं। डाइमिथोएट डाल सकते हैं, एसिफेट भी डाल सकते हैं आप। तो ये अलग अलग तरह की दवाएं हैं। इमिडा भी डाल सकते हैं आप। तो इन सारी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं सकिंग पेस्ट के लिए, रस चूसक कीड़ों से बचाव के लिए। दूसरा होता है पॉड बोरर, जो फलियों में जो कीड़े लग जाते हैं, जो पिलुआ लग जाता है, उसके लिए। तो उसके लिए आप
उसके लिए बहुत सारा है। आप डाइमेथोएट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्लोरोसाइपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट अगर लगता है तो माइट के लिए डाइमेथोएट इस्तेमाल कीजिए, रोगर सबसे अच्छा माना जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद माइट मतलब मकड़ी हो, अगर मकड़ी लगती है तो। उसके बाद से अगर हेरी कैटरपिलर है या टोबैको कैटरपिलर है, अगर ये आते हैं तो भी आप स्पाइनोसॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोपाइरिफॉस 20% इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी दवाएं हैं जिनका आप इस्तेमाल करके कीड़े से आप बचाव कर सकते हैं। बीमारियों की बात करें तो इसमें एक येलो मोज़ेक वायरस लगता है, जिसका मेन मुख्य कारण होता है जो व्हाइट फ्लाई होता है, ये जलस चूसक कीड़े होते हैं, उनके कारण ये बीमारी फैलती है। तो पहला तो यही है कि आप रस चूसक कीड़ों से ही बचाव करें। अगर वो बचाव कर लेंगे तो आपको येलो मोज़ेक वायरस होगा नहीं। अगर हो जाता है तो फिर जो भी इफेक्टेड पौधे हैं उनको खेत से पूरी तरह से हटा के उसको बहुत दूर ले जाके उसको गड्ढे में गाड़ दीजिए, या फिर अलग तरीके से उसका उपचार कीजिए आप उसको। तो इस तरह से हम येलो मोज़ेक वायरस से बच सकते हैं। दूसरा होता है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट होता है। अगर इस तरह का जो उजला उजला स्पॉट पड़ जाता है या काला पड़ जाता है तो ये सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट होता है। तो इस अगर बीमारी पड़ती है तो एक फंगीसाइड आता है, ज़ेनेप करके आता है, तो ज़ेनेप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वायरल डिजीज़ अगर आने लगती हैं तो सबसे अच्छा ये है कि आप कोई भी अगर स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो उस जो रोगग्रस्त पौधा है उसको हटा दें खेत से। और नॉर्मली जब भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, जब भी आप एक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो उसी समय में साथ में एक अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के साथ में, या फिर एजॉक्सिक्लोरोक्विन जो एमियोस्टाइड के नाम से आता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मात्र आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करते हैं, बैविस्टिन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये बहुत सारी फंगीसाइड है। साथ में जब भी आप एक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो एक फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग इसकी कब करनी चाहिए, कब इसकी कटाई कब करनी चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए। इसका हार्वेस्टिंग जब 85% जो फलियां हैं वो तैयार हो जाएं, उसी समय में हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरा इंतजार करेंगे फिर सूख जाएँ तो क्या होगा कि वो फलियाँ फट जाएंगी और बिखर जाएगा। उस केस में उस समय में ये बहुत परेशानी आ जाती है कि खेत से आपको बटोरना होगा। तो 85% अगर 85% फलियाँ तैयार हो गई हैं उस समय में आप कटाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा हाथ से कटाई करें। उसके बाद से आप उसको धूप में कुछ समय तक रखें। जब पूरी तरह से वो सूख जाए तो फिर आप थ्रेशर से निकाल के थ्रेशर की मदद से आप उसको थ्रेशिंग कर सकते हैं। तो जहाँ तक ईल्ड की बात है तो अलग अलग वैरायटी की अलग अलग ईल्ड है। जो ईल्ड जो देखी गई है, सबसे अधिक ईल्ड देखी गई है वो 5 कुंटल प्रति एकड़ तक की ईल्ड देखी गई है। कुछ वैरायटीज़ में मोहिनी है या पूसा एक है, इन सब में लगभग 4.5 कुंटल से लेकर 5 कुंटल तक की वैरायटी ईल्ड देखी गई है। नॉर्मली जो ईल्ड है वो 3 से 4 किलो 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़ का ईल्ड मिलता है। सो ये रहा आज का वीडियो अब यहीं तक। और ये जो मैंने कोशिश की लगभग एक कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश मैंने की है। फिर भी अगर कोई सवाल है आपको तो आप इसी ग्रुप में आप ज़रूर डाल सकते हैं, और आप अपना कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं अपने सवालों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।